देखिए, संकेत तो यही दिखते हैं कि जैसे सेशंस कोर्ट ने ये माना कि भाई इसमें कुछ देखने की चीज है कि निचली अदालत देखे उसको। देखिए, वैसे भी हिंदुस्तान के कानून में लिमिटेशन एक्ट से 30 साल अगर कोई जना एडवर्स पोजीशन में होता है किसी भी इमारत के, किसी भी घर के, किसी भी प्रॉपर्टी के, तो उसके बाद कोई जना उस पर क्लेम नहीं कर सकता। और इसको बिल्कुल जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में जो बना, उससे बिल्कुल सील कर दिया गया कि भाई 1947 में जो भी रिलीजियस प्लेस जिस जगह थी वही रहेगी और उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, ये कह के कि वहां पहले कुछ और इमारत थी उसको तोड़कर बनाया गया। तो इसलिए किसी भी कोर्ट के लिए ये कहना, ऐसे दलील पर ये कहना कि भाई इसमें देखने की कुछ बात है, ये बिल्कुल गलत है। इसको शुरू में ही खत्म कर देना चाहिए ये कह के कि देखिए, ये जो आप दलील दे रहे हैं, ये जो याचिका है आपकी, ये लिमिटेशन से भी बार्ड है और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से भी बार्ड है। तो इसलिए आप क्या किसी के घर में जाकर किसी के घर के लिए ये कह सकते हैं कि भाई हम यहाँ खोद के या सर्वे करके देखना चाहते हैं कि यहाँ पर पहले क्या था, पहले 100 साल या 500 साल पहले इसमें कोई दूसरे जने का मकान था। अगर ये सब हम करते रहेंगे तो कितना पहले जाएंगे। अभी तो हिंदू पक्ष ये दावा कर रहा है कि मुगलों ने कई सारे मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी 500 साल पहले। अब क्या ये दावा भी किया जा सकता है कि उससे पहले हिंदुओं ने बौद्धों का या जैनों के रिलीजियस प्लेसेस तोड़कर वहां पर मंदिर बना दिए 2000 साल पहले, जो कि हुआ है हिंदुस्तान में। किसी भी देश में ये सब प्रक्रिया होती रही है इतिहास में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम गड़े मुर्दे कई सौ साल बाद उखाड़ेंगे और इसके तह पर जाएंगे कि यहाँ पर कई सौ साल पहले क्या था। आफ्टर ऑल आज के जो लोग हैं जो उसको मस्जिद मानकर वहां पर कुछ भी करते हैं, वहां उन लोगों को मुगलों का वारिस कैसे माना जा सकता है? और जो आज हिंदू ये दलील दे रहे हैं वो उन मंदिर का वारिस कैसे माना जा सकता है? और इसीलिए ये कानून बना हुआ है कि भाई 30 साल। जी नहीं, आपने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात किया, तो वो अभी उसको लेकर लोग ये कह रहे हैं कि उसे अमेंड किया जाए या नहीं किया जाए, वो बात की बात है, लेकिन ये लॉ अभी भी है और आपने उसको भी बात समझाई। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि अभी हाल में जब ज्ञान वापी का मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, तो जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने जो चीज कही कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको एसरटेन किया जा सकता है, उन्होंने अपने इंटरप्रिटेशन में इस बात को लिखा है और तमाम वेबसाइट्स ने इसको रिपोर्ट किया था। तो doesn't it open a Pandora's box, sir? और क्या जो जस्टिस चंद्रचूड़ का जो ऑब्जर्वेशन था वो कितना सही है, इसको लेकर लोग आलोचना भी कर रहे हैं कि ये जो एक लाइन थी कि जो धार्मिक उसका जो कैरेक्टर है उसको आप एसरटेन कर सकते हैं, तो इसका मायने क्या है? क्या अब देश के अलग अलग जगहों में हम इस तरीके से देखेंगे कि लोग याचिकाएं फाइल करेंगे और जितनी भी मस्जिदें हैं उनकी खुदाई शुरू हो जाएगी? इससे क्या समझा जाए, एंड हाउ डू यू रियली सी दिस ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? देखिए, ऑब्जर्वेशन का एक मायने ये भी हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई जना ये कह रहा है, दो पार्टीज में अगर डिस्प्यूट है, एक जना ये कह रहा है कि नहीं नहीं ये तो मंदिर है, दूसरा जना कह रहा है नहीं नहीं ये तो मस्जिद है, एक जना कह रहा है कि भाई हम यहाँ पर इबादत करते हैं, दूसरा कह रहा है कि नहीं हम यहाँ इबादत करते हैं, वगैरह वगैरह, वो डिस्प्यूट तो देखी जा सकती है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि यहाँ पर 500 साल पहले मंदिर था और 500 साल पहले तोड़कर मुगलों ने इस पर मस्जिद बनाई, वो मामला एग्जामिन नहीं किया जा सकता। वो तो लिमिटेशन से भी बार्ड है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से भी बार्ड है।
तो कायदे से, क्योंकि ज्ञान व्यापी मॉस्क के बारे में जो क्लेम है वो ये है कि भाई वहां मस्जिद बनने से पहले मंदिर था, यानी 500 साल पहले मंदिर था। तो ये तो जाहिर है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से ये मुद्दा एग्जामिन नहीं किया जा सकता, इस पर कोई सर्वे नहीं हो सकता, इस पर कोई खुदाई नहीं करी जा सकती, और इसको उसी समय बंद कर देना चाहिए था। कायदे से तो जो ट्रायल कोर्ट था उसको बंद करना चाहिए था, फिर हाई कोर्ट को बंद करना चाहिए था, फिर सुप्रीम कोर्ट को बंद करना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला बंद नहीं किया, ये बहुत खेद की बात है। ये दिखाता है कि वो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कम से कम वो बेंच सीरियस नहीं थी, और वो बेंच इसको नहीं समझ रही थी कि भाई ये कितना गंभीर मुद्दा है, और इसको तुरंत बंद अगर नहीं किया जाए तो कितनी बड़ी समस्या हिंदुस्तान में खड़ी हो सकती। लेकिन प्रशांत जी, अब क्योंकि ये समस्या बंद नहीं की सुप्रीम कोर्ट ने, बाकी कोर्ट्स ने भी, तो अब हम क्या देखेंगे? आगे का जो रास्ता है, क्या इसी तरीके से पिटिशंस को फाइल किया जाएगा और पूरे देश में अलग अलग जगह पर इसी तरीके से खुदाई का सिलसिला चलता रहेगा? तो क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या इस पर सुओ मोटो कॉग्निसेंस नहीं ले सकता, या चीफ जस्टिस इसमें कुछ कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं ले सकते? बिकॉज इट इज लीडिंग टू अ लॉट ऑफ अनरेस्ट ऑल्सो, और रिलीजियस सेंटिमेंट्स एक तरीके के क्रिएट हो रहे हैं। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता? और सुप्रीम डू यू सी कोर्ट तो द एपेक्स कोर्ट हेल्पलेस? आज भी ये कर सकता है कि भाई इन सबको एक बार अगर ज्ञान व्यापी मॉस्क में वो कह दें कि भाई इस तरह के मामले नहीं उठाए जा सकते और उस पर रोक लगा दें, तो ऑटोमेटिकली सारे मामले बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट को ये कहने की जरूरत है कि भाई इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जा सकते। इस तरह के मुद्दे जिसमें आप ये कह रहे हैं कि भाई कई सौ साल पहले यहाँ मंदिर था और उसको तोड़कर मस्जिद बनाई गई, इस तरह के मुद्दे आज नहीं उठाए जा सकते। सुप्रीम कोर्ट को ये एकदम एम्फैटिकली एक बार कहना जरूरी है। और ये बहुत खेद की बात है कि जस्टिस चंद्रचूड़ के पास ये केस गया ज्ञान व्यापी मॉस्क का, और उन्होंने ये नहीं बोला। उनसे बार बार बोला गया कि इसको स्टे कर दीजिए, लेकिन उन्होंने स्टे नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर कम से कम जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच गंभीर नहीं थी। उन्होंने ये, क्योंकि बार बार मैं तो वहां था जब बहस हो रही थी सुप्रीम कोर्ट में, वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब जब ये वकील दिखाना चाहते थे तब तब कोर्ट ने उनको रोक दिया और ये बोला कि अच्छा नहीं, हम ये कह देते हैं कि तुम्हारी जो एप्लीकेशन है उसको तय कर दे कोर्ट। अरे भाई, एप्लीकेशन लोअर कोर्ट क्यों तय कर दे? आपके सामने बिल्कुल साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि ये मामला नहीं उठाया जा सकता। ये मामला कंप्लीटली बार्ड है, और इसलिए आपको तुरंत उस पर रोक लगानी चाहिए थी, और उससे फिर ये सब जो बवाल पूरे देश में अब उठ रहा है ये बंद हो जाता। लेकिन प्रशांत जी, अब क्या पॉसिबिलिटीज हैं? अब नहीं, अभी ठीक है, भी आपने सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है, क्योंकि अभी भी मामला, ये मामला या कोई दूसरा मामला सुप्रीम कोर्ट लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो भी कह सकता है और किसी दूसरे केस में भी कह सकता है कि भाई इस तरह के मुद्दे नहीं उठाए जा सकते, कंप्लीटली बार्ड हैं। लेकिन प्रशांत जी, जस्टिस चंद्रचूड़ के कैलिबर जैसा अगर एक जज, और एक बहुत ही बेसिक जो एक संवैधानिक प्रोविजन है, एक लॉ ऑलरेडी है, उसको नजरअंदाज करके और कुछ अगर और ऑब्जर्वेशन देता है, लोग उनकी बहुत आलोचना भी इसको लेकर कर रहे हैं, बहुत सारा कुछ उनके बारे में लिखा जा रहा है। अब कितना सच है, कितना झूठ है, लेकिन अब आपको कारण क्या लगता है कि जब इस तरीके से एक बेंच और एक सीनियर जज अगर इस तरीके से चीजों को नजरअंदाज करता है, तो फिर क्या होगा? लोग अपने मायने लगाएंगे, अपने अटकलें लगेंगी, स्पेकुलेशंस होंगे, बट व्हाट आर द रीजंस? इज द इतिहास में जुडिशरी ये कॉम्प्रोमाइज्ड? जी। इतिहास में ये बहुत बार देखा गया है, हाल में और पहले भी। जब सुपर सेशन हुआ था जजेस का, उस समय ये देखा गया था कि भाई 1973 में जब सुपर सेशन पहली बार हुआ था,
फिर 77 में दूसरी बार हुआ, या 76 में दूसरी बार हुआ इमरजेंसी के दौरान। और इमरजेंसी के दौरान तो सिर्फ इसलिए हुआ कि जो जस्टिस खन्ना थे उन्होंने हेबियस कॉर्पस केस में सरकार के विपरीत फैसला दे दिया था। और उस 73 में इसलिए हुआ कि जो 3 जजेस जिनको सुपरसीड किया गया उन्होंने केशवानंद भारती केस में सरकार के विपरीत फैसला दे दिया गया था। तो ये इतिहास में हिंदुस्तान में खासकर कई बार देखा गया है कि जो चीफ जस्टिस बनने वाले होते हैं लोग, जजेस जो उसके कगार पर खड़े होते हैं, अब वो इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि भाई सरकार है और ऐसी स्ट्रॉन्ग सरकार है और ऐसी सरकार है जो कि कुछ भी कर सकती है, तो इसलिए लोगों को डर भी लगता है कि भाई कहीं सुपरसीड ना कर दिया जाए। तो इसलिए ये सब एक प्रैक्टिकल रियलिटी है जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि कई बार सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं सरकार के दबाव में काम करते हैं। पहले भी ये होता रहा है और हाल में भी ये होता रहा है। जब मैंने वो टिप्पणी करी थी कि जब हिंदुस्तान में लोकतंत्र के पतन का अध्ययन किया जाएगा आगे चलकर, तो लोग ये देखेंगे कि पिछले 4 चीफ जस्टिस ने उस पतन में काफी अहम रोल प्ले किया है। तो ये एक समस्या है जो कि जो रियलिस्टिक समस्या है, बहुत सीरियस समस्या है, और हमको वो बात अपने जहन में रखनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम लोग ये उम्मीद करते हैं, मैं तो कम से कम हर बार जब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज कोई लोकतंत्र या मौलिक अधिकारों के हक में फैसला लेता है तो मैं उनकी तारीफ करता हूं। जब उसके खिलाफ कोई फैसला लेते हैं तो मैं उनकी आलोचना करता हूं। जब सरकार से स्वतंत्र होकर फैसला करते हैं तो मैं उनकी तारीफ करता हूं। जब सरकार के दबाव में कोई फैसला लेते हैं तो मैं उनकी आलोचना करता हूं, जहां मुझे ये दिखता है। तो इसलिए ये है एक समस्या, लेकिन इस समस्या से हमको जूझना पड़ेगा और पब्लिक ओपिनियन को अपने आप को एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि भाई आपका दायित्व है कि आप कानून की रक्षा करें, संविधान की रक्षा करें, मौलिक अधिकारों की रक्षा करें और सरकार के दबाव में ना आ जाएं। और यहाँ पर आप वो नहीं कर रहे। यहाँ पर दिख रहा है कि जो आपको करना चाहिए संविधान की रक्षा करने के लिए या मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए या कानून का राज चलाने के लिए, वो आप नहीं कर रहे। इसकी आलोचना होनी चाहिए। एक और लास्ट सवाल आपको जाना भी है प्रशांत जी कि आज अगर मीडिया प्लेटफॉर्म्स जस्टिस चंद्रचूड़ के इस ऑब्जर्वेशन की आलोचना करते हैं तो बहुत एक डर सा महसूस होता है उनको कि भाई देखिए सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े सीनियर जज हैं, उनके खिलाफ आप कैसे बोल सकते हैं। लेकिन मेरा जो सवाल है कि एज अ पत्रकार I want to know today whether we can analyze Justice Chandrachud's observation on the Gyanvapi Mosque, क्योंकि उन्होंने जो बातें कही हैं वो वाकई में एक बहुत बड़ा पैंडोरास बॉक्स खोलती हैं और इससे बहुत सारी चीजों में बदलाव आएगा, जहाँ जो सामाजिक बदलाव है और राजनीतिक बदलाव जिस तरीके का हम देख रहे हैं। तो आज क्या हमें इस चीज की आलोचना या चर्चा करनी चाहिए? आज मैं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से इस बात को आपसे पूछ रही हूँ। नहीं, आलोचना तो करनी भी चाहिए और करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत अच्छी बात है अगर गलत फैसला होता है जहां लोगों के, जहां संविधान की रक्षा नहीं करी जाती, जहां पर इस तरह का बवाल खड़ा करने का फैसला दिया जाता है, जहां बवाल खड़ा हो सके ऐसा फैसला दिया जाता है जो कानून के खिलाफ है, वहां आलोचना होनी चाहिए और कड़ी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हम उनको ये बोलें कि भाई आपने पैसा लेकर ये फैसला दिया है या कोई समझौता करके ये फैसला दिया है। लेकिन इतना हम जरूर कह सकते हैं, और मैं कहता रहा हूं कि भाई देखिए, जजेस भी ह्यूमन होते हैं और कई सब ह्यूमंस में कोई कमजोरी होती है।
और वो कमजोरी कई बार ये होती है कि भाई ये डर होता है कि भाई हमको सुपरसीड ना कर दिया जाए या कुछ और सरकार हमारे खिलाफ ना कर दे। तो कई बार जज लोग अपने फैसले सरकार के पक्ष में इस दबाव से भी करते हैं। ये बात हमको कहने में हिचकना नहीं चाहिए। और मैंने यही बात बोली थी जब मैंने बोला था कि 4 चीफ जस्टिस का रोल, जब लोकतंत्र के पतन का हम लोग वो करेंगे कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का पतन कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो लास्ट 4 चीफ जस्टिस का रोल उसमें अहम दिखाई देगा। प्रेजेंट चीफ जस्टिस को छोड़ के इससे पहले वाले जो 4 चीफ जस्टिस थे उनके बारे में मैंने बोला था। थैंक यू।